नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत को लेकर के जस्टिस चंद्रचूड़ ने झूठ बोला? इस देश का एक्स सीजेआई, रिटायर्ड सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या झूठा है? इस पद पे बैठे लोग भी झूठे हैं। इस जमानत को लेकर के एक पॉडकास्ट में चंद्रचूड़ ने बड़ा लच्छेदार सफाई दी थी। वायरल हो गया पल भर में कि चंद्रचूड़ ने राज खोल दिया और खासकर संघियों ने और भाजपाइयों ने वायरल किया कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को क्यों नहीं जमानत मिल रही है। चंद्रचूड़ ने राज खोल दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सामने आकर के ये बताया है कि चंद्रचूड़ झूठ बोल रहे। क्या बताया था चंद्रचूड़ ने और क्या कहा कपिल सिब्बल ने, आगे हम आपको सब बताएंगे। लेकिन साथ ही एक मुद्दा और है, जब सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मैदान में एक वीडियो जारी करके उन्होंने वोट मांगा है। आखिर क्यों सुदर्शन रेड्डी को चीफ जस्टिस, पूर्व जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को वोट दे और क्यों सीपी राधाकृष्णन संघी को ना वोट दे? ये भी आज कल मतदान है, आज चर्चा तो जरूर होनी चाहिए। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और सबसे मुखर अधिवक्ता बलराज मलिक साहब हमारे साथ हैं। जोड़ लीजिए फटाफट। स्वागत है मलिक साहब। जी जी नमस्कार। आपसे हम चर्चा शुरू करें बस, क्योंकि उस रेफरेंस में चर्चा करेंगे। हम उमर खालिद और शर्जील की जमानत वाले मसले पे बाद में जाएंगे, पहले उपराष्ट्रपति वाले पे आएंगे। तो जरा सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ सुदर्शन रेड्डी जो मैदान में है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है कि उन्हें क्यों वोट दिया जाए, वो सुन लेते हैं और फिर सवाल पे आते हैं। प्ले करिए भैया फटाफट, तुरंत। माननीय सदस्यगण, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। ये चंद बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ये कोई भाषण देने के उद्देश्य से नहीं है। मैं आपके अंतरात्मा को और आपके सोच विचार को मर्यादा रखते हुए कुछ शब्द आपसे कहना चाहूँगा। क्यों मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव 2-3 दिन में आने वाले हैं और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, अपने पार्टी के हित में नहीं लेकिन देश के हित में सोच समझकर आप मतदान करिए। मुझे पूरा विश्वास है आप जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे हित में और आपके हित में नहीं, लेकिन देश के हित में आपका निर्णय होगा। जो भी आपका निर्णय होगा मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये देश आपकी है, मेरी है और अपने सबकी है। इस देश को संभाल के रखने में मेरे से भी ज़्यादा आपकी बहुत जिम्मेवारी है, क्योंकि आप माननीय सदस्य हैं पार्लियामेंट के। यहाँ केवल उपराष्ट्रपति के लिए वोट नहीं है, यहाँ भारत की आत्मा के लिए वोट है। आइए हम सब मिलकर अपने गणतंत्र को मजबूत बनाएं और एक ऐसी विरासत बनाएं जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके। नाउ इट इज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। चलिए, हिंदी में हो गया, हिंदी वाला पार्ट ही सुनाना था, हिंदी में हो गया। संजय राउत की बाइट हम आगे सुनाएंगे। संजय राउत भी अंतरात्मा पर ही बोले हैं चुनाव के बिल्कुल ऐन पहले, क्योंकि अब 12-14 घंटे बाद मतदान हो जाएगा, मतदान शुरू हो जाएगा। मलिक साहब, इस वीडियो को हम आप देख सुन रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ वाकई एक संवैधानिक व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन देश में पार्टी से ऊपर कौन मानता है देश को? इस देश में पार्टी ही ऊपर है, मोदी सर्वोच्च है, देश तो सेकेंडरी है।
ये चुनाव तो एक तरफा लग रहा है, सीपी राधाकृष्णन जीतते नजर आ रहे हैं लगभग चुनाव, मीडिया ने भी डिक्लेयर कर दिया है नतीजे, और आम जनता में भी कहा जा रहा है भैया एक तरफा है। हैं? क्या कुछ है भी चांस आपको लगता? नहीं नहीं, देखिए, पार्टियों का काम है कैंडिडेट प्रस्तुत करना। सभी पॉलिटिकल पार्टी की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है कि अच्छे से अच्छे कैंडिडेट देश के सामने रखे जाएं। ये है असली काम इनका। मदारी के बंदर रूपी कैंडिडेट देश को ना दिए जाएं, चाहे वो एमएलए के रूप में है, चाहे एमपी के रूप में है, चाहे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में है। जो लोग इस तरह से पपेट लोगों को इन पदों पे लाने की कोशिश करता है, वो असली देश के दुश्मन लोग हैं। वो पार्टी देश के हित में नहीं है, वो पार्टी का काम देश के हित में नहीं है। इस वक्त जो कैंडिडेट जस्टिस रेड्डी हैं, इनसे बेहतर कैंडिडेट देश में नहीं हो सकता। ये दो आदमी मेन फ्रे में हैं, कंटेस्ट में हैं। और राधा कृष्णन एक देश के अच्छे उपराष्ट्रपति पद के लिए अच्छे आदमी साबित नहीं हो सकते, क्योंकि वो जिस पाठशाला के स्टूडेंट हैं वो संवैधानिक पाठशाला से नहीं निकले हुए हैं। उनके बारे में विचार ज्यादातर वकीलों का यही है कि वो पपेट उपराष्ट्रपति साबित होंगे, जो संविधान के खिलाफ है। संवैधानिक पद को सुशोभित करने के लिए इस वक्त जस्टिस रेड्डी से बेहतर कैंडिडेट नहीं है। इसलिए लोगों को कॉन्शियस के आधार पे, पॉलिटिकल पार्टियों के जितने भी एमपी हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों के नहीं होते। पार्लियामेंट में आने के बाद वो देश के पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि नहीं होते। जो भी कानून इस चीज में रोड़ा अटकाता है वो कानून भी गलत है। इस वक्त उनको संविधान के हक में, देश के हित में वोटिंग करना चाहिए। अगर संविधान के हित में वोटिंग करेंगे तो उनकी कॉन्शियस यही कहेगी कि जस्टिस रेड्डी को वोट करने का सबका मन होगा, और करना चाहिए। जस्टिस रेड्डी किसी के दबाव में आने वाला आदमी नहीं, और किसी का पपेट, कठपुतली बनने वाला नहीं, और देश के उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को बढ़ाने का काम करेंगे, जो कि काफी कमजोर हो चुकी है। जैसे धनखड़ एक पपेट के रूप में था, और जिस पपेट को उन्होंने दूध से मक्खी की तरफ फेंक दिया, और वो मक्खी उड़ान नहीं भर सकी, अभी तक बोल नहीं सकी। एक तरह से जैसे मक्खी मर जाती है, इस तरह से उनका हाल हुआ। और इतने बेइज्जती उपराष्ट्रपति पद की हुई, देश के अंदर संविधान की अवमानना हुई। तो इसलिए देश में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनको हम लोग जनता की तरफ से भी गुजारिश करते हैं कि आप जस्टिस रेड्डी को विजयी बनाइए, देश की मर्यादा, देश के उपराष्ट्रपति पद की मर्यादा को बचाइए। और मुझे लगता है कि देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं है, ना उनको बंधुआ मजदूर संविधान ने बनाया हुआ है। उनको इंडिपेंडेंटली साबित करना चाहिए कि वो जनता के नुमाइंदे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां पार्लियामेंट की चार दीवारी से बाहर खत्म हो जाती हैं, जैसे मां बच्चे को जन्म देके। पॉलिटिकल पार्टियों का मतलब असली है अच्छे से अच्छे कैंडिडेट देश के सामने पेश करना। ये नहीं कि बौद्धे से बौद्धे, कमजोर से कमजोर, पपेट से पपेट, चमचे को टिकट देना और उनको मेंबर पार्लियामेंट या विधानसभा में पहुंचाना। ये काम नहीं है। ये काम जो लोग कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियां, वो देश के खिलाफ काम कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है। लेकिन ये पार्टियां किसी भी तरह काम करें, अभी मैं आपको लेटेस्ट एक अपडेट भी बता दूं, दो पार्टियों ने अपने आप को उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर कर लिया है। इससे मैं बात यस, इस देश में, हाँ, मैंने पता है उन पार्टियों का। एक जो तेलंगाना की पार्टी है और एक बीजू पटनायक की पार्टी है। ये लोग, इनको कहेंगे हम देशद्रोही। ऐसे लोग जो पार्टियां कि हम मतदान नहीं करेंगे, ये असंवैधानिक है। भले इसका कानून ना हो देश में, मगर ये संविधान से भागने की, ये संवैधानिक चोरी है और संवैधानिक फ्रॉड कर रहे हैं ये लोग। ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन भी फ्यूचर में खत्म करने की जरूरत पड़ेगी इस देश में। अगर इस तरह का कानून के भाई आप वोटिंग नहीं करे तो इसका क्या मतलब है? आप वोटिंग ना करके भी बीजेपी आरएसएस की मदद कर रहे हैं, वर्णवाद की मदद कर रहे हैं, पपेट राष्ट्रपति की मदद कर रहे हैं। इसको लोग कह रहे हैं राधा कृष्णन पपेट से ज्यादा कुछ भी साबित नहीं होगा। आप पपेट लोगों को देश के संवैधानिक पदों पे बिठा के देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी हैं, जिस तरह से इन्होंने चमचे को हराया है इसके इलेक्शन में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के इलेक्शन में, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में एक इलेक्शन हुआ तो दोनों बीजेपी के थे। जो पपेट कैंडिडेट था उसको हराया। मेंबर पार्लियामेंट को सैल्यूट करता हूं मैं।
तो इसलिए हम सभी मेंबर पार्लियामेंट को कहते हैं, आज देश को आपकी आत्मा की, संविधान की, आपके लोगों की हिम्मत की जरूरत है। और आप जनता की आवाज सुनिए। आपकी आपकी आत्मा डावाडोल भी हो रही होगी, प्रेशर में भी होगी, उसको छोड़िए। आप जनता की आवाज सुनिए। और आज के दिन जनता एक मजबूत उपराष्ट्रपति देश के अंदर देखना चाहती है। एक ऐसे उपराष्ट्रपति को देखना चाहती है जो पपेट ना हो, जो जिसके अंदर छाती पीट के कोई ये ना कह सके कि प्रोसीडिंग में वही लिखा जाएगा जो मैं बोलूंगा। इस तरह का उपराष्ट्रपति चाहिए जो ऐसे बोलने वाले के खिलाफ कार्रवाई करे और उसको बर्खास्त कर दे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे नड्डा हो, चाहे कोई XYZ कोई भी हो। ऐसे उपराष्ट्रपति की जरूरत है और रेड्डी ये काम कर सकता है। राधा कृष्णन तो सपने में सोच भी नहीं सकता इस तरह के काम करने की। ही इज नथिंग। बिल्कुल। हाँ हाँ, और नहीं उपराष्ट्रपति के नहीं पद पे बोझ होगा उपराष्ट्रपति के पद पे ऐसे लोग। नहीं, उसके लिए दो बातें और हैं। मैं बहुत सारे माननीय सांसद हमारे चैनल को देखते सुनते भी हैं, कई बार चर्चा भी करते हैं। तो अगर कोई देख सुन रहा है तो मैं एक फर्क पर जरूर फोकस आपका करवाना चाहूंगा, ध्यान जाना चाहिए आपका। दो प्रत्याशी है मैदान में, सीपी राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी। सुदर्शन रेड्डी को आप बात करते देख रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते देख रहे हैं, संविधान के प्रति बात करते, संविधान को लेकर बात करते देख सुन रहे हैं, लोकतंत्र को लेकर बात करते सुन रहे हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर चर्चा करते सुन रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक ओपन डिबेट के लिए भी ऑफर दिया था कि एक ओपन डिबेट अगर रखी जाए तो भी तैयार हूं मैं, ओपन डिबेट करने के लिए वो तैयार हैं। दूसरी तरफ होनी चाहिए। जो राधाकृष्णन हैं, राधाकृष्णन को आपने जब से नाम घोषित हुआ तो अमित शाह के सामने या मोदी के सामने झुके हुए देखने के अलावा कहीं देखा आपने? वहां झुके हुए नजर आए, टिकट मतलब प्रत्याशी घोषित होते ही झुक गए। अब बात की सोचिए उसी दिन से जिसने झुकना स्टार्ट किया। और दूसरी बात, आपने कहीं अपने लिए लोगों को कन्विंस करते तर्कों पर, तथ्यों पर, संवैधानिक दायित्वों पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, लोकतांत्रिक मूल्यों पर बातचीत करते कहीं सुना आपने कि भाई हम ऐसे ऐसे हैं, हम लोकतंत्र की हमारी ये समझ है, संविधान की ये समझ है, हम वोट दीजिए? कहीं नहीं सुना दे, होगा। क्योंकि वो पपेट, बिल्कुल सही कहा मलिक साहब ने, वो पपेट भरोसे, उस मालिकों के भरोसे कि मालिक हैं आगे देखिए जिता लेंगे, व्यवस्था कर लेंगे, मालिक व्यवस्था देखिए करेंगे। ना जी नरेंद्र मोदी को हजम कोई रीढ़ की हड्डी वाला MP और व्यक्ति, ना मोहन भागवत को हजम कोई रीढ़ वाला व्यक्ति। ये रीढ़ विहीन व्यक्तियों को ढूंढते हैं और उनको अलग अलग समाज से, जाति से, वर्ग से जोड़ के अपना उस समाज को, उस वर्ग को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। और वो लोकतांत्रिक कुछ भी मामला नहीं है। ना लोकतंत्र बीजेपी में है, ना लोकतंत्र किसी RSS में है। और दोनों के दोनों देश में आज अगर क्लियर कट अब देश में होगा, देश के अंदर दो बातों का खेल है सारा का सारा। एक है वर्णवादी मानसिकता वाले लोग और वर्णवादी मानसिकता को हावी रखने वाले लोग और विचारधारा और संगठन जो कि RSS है। दूसरा है इस देश का संविधान, संविधान के हिसाब से मानवीय व्यवस्था के पक्षधर लोग जो मेजोरिटी में इस देश के अंदर। तो अगर देश का संविधान मानवीय व्यवस्था के लिए है, किसी को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या वो प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए नहीं है, इसलिए उस मानवीय व्यवस्था के अंदर अगर उपराष्ट्रपति पद पे कोई जस्टिस रेड्डी जैसा बैठता है तो वो मानवीय व्यवस्था में भागीदारी करेगा, देश में मानवीय व्यवस्था की स्थापना होगी, राज्यसभा में मानवीय व्यवस्था की स्थापना होगी कि राज्यसभा सुचारू रूप से चल पाएगी। अदरवाइज वर्णवादी मानसिकता में टेस्टेड रीढ़ विहीन राधा कृष्णन उपराष्ट्रपति बनेगा तो उस राज्यसभा का ऐसा ही मखौल होगा जिस तरह से अभी हमने देखा था धनखड़ के वक्त में, और जो स्पीकर महोदय कर रहा है लोकसभा के अंदर। ये सारे के सारे इस तरह के अब बल्कि देश के लोगों को ये देखना होगा, कोई भी पार्टी किसी रीढ़ विहीन आदमी को, किसी चमचे को, किसी कमजोर आदमी को टिकट देते तो समझो वो देश के दुश्मन है। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो कोई भी पॉलिटिकल नेता हो, जो चमचागिरी को, पैर पकड़वाने को और चमचों को आगे रखेगा, चाहे पार्टी का कितना नुकसान हो जाओ, वो ना देश का भला कर सकते, ना संविधान का भला कर सकते। ऐसे लोगों को चुन चुन के पटकनी देनी होगी देश की जनता को, देश के नागरिकों को। और अब देश के नागरिकों की आवाज ये कह रही है बीजेपी के MPओं को भी कि आप जस्टिस रेड्डी को उपराष्ट्रपति के पद पे पहुंचाइए और अपने देश की जनता के हक में मतदान करिए। देश की जनता आप लोगों से यही चाहती है, उपराष्ट्रपति के पद पे सही आदमी को पहुंचाओ। मलिक साहब, जी अगला और फाइनल सवाल,
न्यायपालिका से जुड़े व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुनाव में कैंडिडेट हैं। न्यायपालिका पर इस वक्त गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और खासकर शरजील इमाम और उमर खालिद, इन दोनों की जमानत को लेकर के न्यायपालिका पर इस देश में सिविल सोसाइटी, बौद्धिक लोग और न्यायविद सभी सवाल उठा रहे हैं। और इस मामले में चंद्रचूड़ ने एक सफाई दी थी। चंद्रचूड़ की उस सफाई पर रंगे हाथों कह दे, अगर मेरे हिसाब से तो रंगे हाथों ही पकड़ा है कपिल सिब्बल ने उनको और देश के सामने असली चेहरा दिखाया कि देखो चंद्रचूड़ यही आदमी है जो झूठ भी बोलता है। ये क्या है, उमर खालिद पर क्या सफाई दे रहे थे चंद्रचूड़, क्या कपिल सिब्बल ने बताया हकीकत, और क्यों इस देश में सबसे कठिन हो गया है शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत। देखिए, इसका मतलब तो हम लोग मुझे आगे बोलेंगे तो यही डर है कि जमानत नहीं होने दोगे, यही तो दिखाना चाह रहे हैं लोग। देखिए, जो स्टेटमेंट चंद्रचूड़ ने दी है, वो मुझे लगता है स्टेटमेंट उसने दी भी है, उससे किसी ने दिलाई है। अदरवाइज उसको इस तरह की बात अब कहने की जरूरत नहीं थी कि एडजॉर्नमेंट ली वकीलों ने। अरे एडजॉर्नमेंट नहीं लेते तो फिर भी क्या जमानत आप करवा देते? आप चीफ जस्टिस बने बैठे थे उस वक्त, और आपने सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा आपने उसको जस्टिस बेला त्रिवेदी को ट्रांसफर किया। इससे पता चलता है हिडन एजेंडे का। आप बदमाशी कर रहे थे देश के साथ, आप गद्दारी कर रहे थे, आप घटिया काम कर रहे थे, आप एक घटिया इंसान की तरह से आपने व्यवहार किया, आप मजाक बना रहे हो। और आपने जब जाके वो पूजा पाठ किया, वो पूजा पाठ एक तरह से वर्णवादी मानसिकता को पुष्ट करने के लिए उस आकाओं की तरफ से, वो प्राइम मिनिस्टर का इसका चंद्रचूड़ का दोनों का साझा गेम था। प्राइम मिनिस्टर भी चाहता था वर्णवादी मानसिकता को खुश करना और चंद्रचूड़ भी चाहता था उस मानसिकता को पुष्ट करना देश में। तो ये दोनों के दोनों लोग व्यापार कर रहे थे उस वक्त। वो गणेश की पूजा नहीं थी, वो गणेश का व्यापार था। ये दोनों लोग बदमाशी कर रहे थे और चंद्रचूड़ ने बहुत बड़ा नुकसान किया देश का इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर भी। और ये भी झूठ बोला उसने कि 7 बार एडजॉर्नमेंट के लिए उसपे कपिल सिब्बल ने क्लैरिफिकेशन दे दिया। आज के दिन अब वकीलों की आवाज जो है वो मैं बता रहा हूं और उसमें मैं भी शामिल हूं, वो ये है चारों उन जजों की जिन्होंने हाईकोर्ट में बेल रिजेक्ट की है और 4 उन जजों की जिन्होंने मेजोरिटी के आधार पे जस्टिस क्या नाम उसका जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए हैं पंचाल, गुजरात से, जस्टिस पंचोली पंचोली इन 8 जजों का नार्को टेस्ट कराने की जरूरत है। और चीफ जस्टिस एक भांजे के चक्कर में आके जो बेड़ा गर्क किया है कोलिजियम सिस्टम का। कोलिजियम सिस्टम पार्लियामेंट नहीं है कि मेजोरिटी से आप कानून पास कर लोगे। पार्लियामेंट में भी मेजोरिटी का कानून पास करने का जब अधिकार है जब उसको पूरी तरह डिबेट किया जाए, देश के सामने रखा जाए और जिसने उसके विरोध में बात की उसके विरोध की बात को दर्ज किया जाए। ये तरीका है, लास्ट हथियार है। अदरवाइज मेजोरिटी का शासन नहीं है देश में, ना शासन है ना रूल ऑफ लॉ है या सिस्टम ऑफ लॉ है। ये नॉनसेंस भाषा यूज करते हैं जजेस भी और देश के लोग भी। यहाँ पे कोई रूल नहीं, कोई डंडा नहीं, डंडे कोई शासन ही नहीं। जब शासन हो चाहे आदमी हो चाहे कानून हो, उसका शासन नहीं है। शासन तो चाहे लटका हो चाहे आपके इंसान का हो, शासन नहीं है देश के अंदर। देश के अंदर व्यवस्था है संविधान के हिसाब से और संवैधानिक व्यवस्था में ऐसे जजों का नार्को टेस्ट होना लाजमी है, जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन देने के बावजूद भी सारे चुपचाप वहां पे शपथ समारोह में पहुंच गए। एक ने भी रीढ़ की हड्डी नहीं दिखाई कि हम कॉग्निजेंस लें, गलत काम हो रहा है। 57 आदमियों को उनको इस्तीफा देना चाहिए, इसका मतलब वो बेकार आदमी है। अगर वो बेकार नहीं है तो उनको सुपरसीड किया गया तो उनको इस्तीफा क्यों नहीं देते वो लोग? उनके परिवार वाले समाज में प्रेशर क्यों नहीं बढ़ाता? क्यों इतने बेशर्म होकर वो बैठे हैं देश की जुडिशरी पे कब्जा किए? जब आप काबिल लोग नहीं हैं और एक आदमी चोर चकारी दरवाजे से उसको सुप्रीम कोर्ट में ले आए, उससे इस्तीफा कब मांगोगे आप? 57 आदमी क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट को के सामने दस्तक दे रहे? और मेरा आह्वान है पूरे देश के वकीलों से कि इस पे हमें खड़ा होना पड़ेगा और हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा कि जस्टिस पांचोली खुद इस्तीफा देके भागे सुप्रीम कोर्ट से। ये माहौल देश के अंदर बढ़ाने की जरूरत है, अदरवाइज मजाक बना दिए लोगों ने। आप जजमेंट भी कोई देते हैं, इतने दिन के बाद आप जजमेंट दे के क्या सोच रहे थे भाई? इतनी लंबी जमानत इतने दिन के बाद आप रिजर्व रख के क्या फैसला, क्या सोच रहे थे आप लोग? देश के लोगों को आप बेवकूफ समझ रहे हैं जुडिशरी के लोग। ऐसे लोग जज बन गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी के अंदर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। नहीं चाहिए ऐसी जुडिशरी। तो ये आदमी, बात उसकी नहीं है
XYZ की, ये चश्मा सिटीजन के चश्मे से सबको देखना पड़ेगा। आप कैसे कहते हो? आप जेल में रहे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ट्रायल नहीं हुआ है तो किसी ऐसे आदमी को थोड़ा छोड़ देंगे। आज के दिन सोवरेनिटी, अगर इंटीग्रिटी, कोई अगर आतंकवाद फैला रहा है तो विचारधारा का आतंकवाद है, मानसिकता का विचारधारा, जो असमानता फैला रहे हैं देश के अंदर, जो भेदभाव की बात करते हैं, वो सारे के सारे लोग तो सरकारों में बैठे हुए हैं, जो असली आतंकवादी हैं, जो असली देश के लिए खतरा है। देश का सिटीजन कोई देश में आतंकवादी नहीं है। अरे इस तरह तो अगर भाई के साथ अन्याय करोगे परिवार में, वो भी अलग घर बंटवाएगा कि मेरा घर अलग कर दो, मुझे अलग कर दो, तो इसका मतलब क्या वो आतंकवादी हो गया? क्या वो देश का बंटवारा कराता है? तुम किसी की सुनोगे नहीं, और कोई अपनी आवाज दबाए, तुमने कानून पास कर दिया, उसका विरोध किसी ने किया कि भाई बाहर के देशों में कोई सताए हुए लोगों को नागरिकता उनको देंगे, उसमें हिंदू हो, सिख हो और कोई भी हो, और मुसलमान को आपने छोड़ दिया। मुसलमान इस देश का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बाहर के देशों में तो कोई मुसलमान भी सताया जा सकता है, पाकिस्तान में कोई सताया जा सकता है, कहीं और सताया जा सकता है। ये देश तो सारा का सारा ऐसे लोगों का है, दुनिया के हर कोने से आए हुए लोगों की शरण सतली है ये देश, ये मानवता का देश है। ये जो बातें फैला के ये सारा का सारा इन्होंने धंधा बना दिया पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स धंधा नहीं है। पॉलिटिक्स संविधान के अनुरूप जनप्रतिनिधि चुनने का, अच्छे जनप्रतिनिधि देने का, और पॉलिसी और कानूनों पे, सामाजिक मुद्दों पे डिबेट करने के लिए पार्टियों का रजिस्ट्रेशन होता है। पार्टियों का रजिस्ट्रेशन या पार्टियों का को सत्ता सौंपने का, सत्ता पे कब्जा करने का नहीं है, वोट में गड़बड़ करके, चोरी करके। आप कमाल है, आपके अंदर हिम्मत है नहीं मीडिया का सामना करने की। और जो लोग मीडिया के सामने बोलते हैं उनको तुम आतंकवादी बताते हो। यूएपीए में उन युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। वो युवा मुसलमान नहीं है, वो युवा इस देश के बच्चे हैं, उनको बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए। और जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फेल हुई है देश को न्याय देने में। इस देश के लोगों को जमानत ना देना, और खासतौर पे जिन जजों ने जमानतें नहीं दी हैं उनकी हिस्ट्री खंगालने की जरूरत है। देश डिमांड करेगा ऐसे लोगों का फ्यूचर में कि नार्को टेस्ट किया जाए, कौन इनसे मिला, किसका दबाव है। ये क्यों ऐसे करते हैं? पंचोली को जज क्यों बनाया है बताइए, इतने लोगों को इग्नोर करके, जिसकी ट्रांसफर ही गलत, उस पर इंटीग्रिटी डाउटफुल के आधार पे की गई थी। तो क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं कि हम जो कुकर्म कर रहे हैं इनको दबाने के लिए, हमें यहाँ हमारी रखवाली करने के लिए, हमें बरी करने के लिए बंदे बैठे होने चाहिए। अरे भाई, आप कुकर्म करते क्यों हो? आपको अपने देश के किसी भी जज से डर क्यों लगता है? वो कोई भी आ जाए, वो मेरिट पे आएगा तो देश की रक्षा। असली देश का बेड़ा गर्क देश की कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी ने किया, उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शामिल है। यहां कमजोर लोग बैठे हैं। जहां ज्यादा से ज्यादा उसी तरह के लोगों को जज बनाने की कोशिश होती है, वही लोग लाइन में लगे रहते हैं, वही जुगाड़ करते हैं, जो कहीं ना कहीं इन पदों पे पहुंचने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाते हैं। अब ऐसे लोग जज बन बैठे हैं जिनकी जिंदगियां इस तरह के हथकंडों में शामिल हो कि मैं कैसे हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाऊं, वो क्या खाक न्याय करेंगे देश के साथ। तो देश बहुत खतरे में है। खतरे में सबसे ज्यादा अगर इस देश को किसी ने कमजोर किया आजादी के बाद, वो देश की जुडिशरी है, खासतौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, बिल्कुल यही सत्य है। और इस सत्य के साथ मतलब अगर अधिवक्ता के रूप में मलिक साहब कहते हैं तो थोड़ा-सा अथॉरिटी उसमें बढ़ जाती है, क्योंकि आम आदमी बोलने में झिझकता है। हम लोग दिन में 4 बार बोलते हैं तो 14 लोग हमको समझाते हैं कि भाई साहब सब करो लेकिन न्यायपालिका मत बोलो, अवमानना में तुरंत उठा लेंगे सर। सबसे ज्यादा देश को अब न्यायपालिका के खिलाफ बोलना होगा। कैसी न्यायपालिका चाहिए इस देश को, और किन जजों पे आपको शक है, कौन जजों की जजमेंट में गड़बड़ घोटाला है, एक अच्छी लॉजिक और रीजनिंग नहीं है, घाड़ मेल करते हैं, चीजों को पूरी तरह स्पष्ट नहीं करते जजमेंट में। तो इस तरह के कोई भी जज हो, उन सब के खिलाफ हम सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। ये देश हमारा है, देश की जनता सुपर जुडिशरी है। हमें देखना है कौन सा अंग गड़बड़ है देश का, हमारे इस सिस्टम का कौन सा अंग खराब है। एग्जीक्यूटिव बदमाशी करी है कि ब्यूरोक्रेसी बदमाशी करी है, या जुडिशरी इन दोनों के खिलाफ स्टैंड नहीं ले रही है, क्या वजह है, क्या घाड़मेल है, उसको हमें एक्सपोज करना होगा सबको मिलके। हम सबकी ड्यूटी है। और मुझे लगता है देश के वकील इस रोल को बखूबी निभाएंगे, और आने वाले वक्त में दोबारा इस देश के वकील इस देश की जुडिशरी को मजबूत बनाने में, और इस देश को भ्रष्टाचारी नेताओं से, और मन की बात करने वाले, मीडिया का सामना ना करने वाले नेताओं से, और चमचों को टिकट देने वाले सारे नेताओं का इलाज और पॉलिटिकल पार्टियों का इलाज इस देश की जनता और वकील मिलकर करेंगे।
ऐसा मुझे उम्मीद है। धन्यवाद, धन्यवाद मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जी हम अगले जी कार्यक्रम में जी। मिलेंगे। आप लोग न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए और थोड़ा न्यायपालिका पर भी अपनी नजरें अब जमाए रखिए। न्यायपालिका की तरफ देखने से आपकी आंखों की रोशनी नहीं घटेगी कि ये डर जाइए कि अवमानना हो जाएगा और आप पर न्यायपालिका उठा के जेल में डाल देगी तो डाल देगी, लेकिन देखिए न्यायपालिका को गौर से चित्रांशी जी, देखिए, उसके कारस्तानी को। चित्रांशी हाँ, जी, जमानत ना देकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान की अवमानना कर रही हैं, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की अवमानना कर रही है। और अब इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं। उमर खालिद और शरजील इमाम और ये सारे हैं, ये है। और इवन एक वो कौन सा है महाराष्ट्र में, क्या है, कौन सी जगह पे जहां लड़ाई हुई थी कोई, और उसमें अंग्रेजों ने, वो मुझे नाम नहीं याद नहीं आ रहा, वो भी एक मुद्दा, वहां के भी लोग काफी जेल में पड़े हुए हैं। हाँ। तो इस तरह के लोगों को जेल में, कई लोग जेल में सड़ के मर गए, कई जो लोग जेल में से आते ही मर गया, वो साईं बाबा। तो ये अपराध है, राष्ट्र के प्रति अपराध है। और इस अपराध में देश की जुडिशरी शामिल है। देश की जुडिशरी इससे मुक्त नहीं हो सकती। ये राष्ट्रीय अपराध है जिसमें सत्ता में बैठे हुए लोग, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी कहीं ना कहीं हिस्सेदार नजर आती है, भागीदार नजर आती है। बिल्कुल, धन्यवाद मलिक साहब, धन्यवाद। आप लोग भी नजर रखिए जरा। अभी फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, फिर अगली खबर लेकर के आएंगे। नमस्कार। जी नमस्कार।